नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, अगर बात की जाए तो आज आपका जो यह प्रैक्टिस सेट, आप सभी को पता है कि एक प्रैक्टिस सेट का क्लास चल रहा है आप सभी का। इसमें आज हम बात करने वाले हैं साथियों प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पे। ठीक है, इससे पहले साथी आपका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 6 तक अपलोड कर दिया गया है। तो जो भी साथी नहीं देखे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है साथी। इसमें आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जो कि डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना और भी है साथी कि आपका जो कि पेपर 1 में लैंग्वेज का पेपर है, आप सभी को पता होगा, जिसमें साथियों एक पेपर आपका इंग्लिश का है और दूसरा पेपर आपका चयन करने के आधार पर है, जिसमें हम हिंदी आपको पढ़ा रहे हैं। तो उसको भी आप लोग ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग उसे भी ज़रूर से देखेंगे, जाकर प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियो पड़ा हुआ है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पे बात करने वाले हैं साथियों। बहुत ही बेहतर ढंग से इसका सारा हम लोग प्रैक्टिस सेट का एक एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे विथ डिस्कशन के साथ। तो बस आप क्लास में पूरा देखिएगा साथियों, क्लास को पूरा देखिएगा, तभी आपका यह सुपर टेट का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो पाएगा। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यह इसमें प्रश्न दिया गया है साथियों। और इसका पीडीएफ जो साथी चाहते हैं वो प्लीज़ आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको एक बताना चाहेंगे सूचना साथियों कि साथियों आपका सामान्य अध्ययन में जो कि क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 50 तक 1 से 50 जो है साथियों आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न होगा। इसमें भी वही चीज़ है साथियों। तो पहले आपका जो कि साथियों 50 से लेकर आपका 150 तक जो कि क्या है, तो सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है जो कि जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो हम सबसे पहले साथियों आपका सामान्य अध्ययन पे बात करेंगे क्योंकि वेटेज उसका सबसे अधिक है। उसके बाद हम आपका मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो क्लास को पूरा देखिएगा, बहुत ही बेहतर ढंग से आपका सारा का सारा डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आपका सामान्य अध्ययन प्रश्न नंबर 1 से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है साथियों निम्न में से किन पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला आपका यह प्रश्न है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों तुलसी। ठीक है, क्या होता है साथियों कि तुलसी पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए थोड़ा सा यहाँ पे और भी ध्यान रखिएगा कि पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन और नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। इस बात को आप सब लोग याद रखेंगे। जो भी हम बताएं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी और पेन को लेकर बैठें और आप नोट डाउन करते चलें। ठीक है, मेरा उद्देश्य यह है साथी कि मानकर चलिए आपसे सेम टू सेम इस प्रकार के प्रश्न ना पूछें। अगर इससे मिलता जुलता भी प्रश्न पूछेगा तो आप हल कर लेंगे, इसलिए हम 2-3 लाइन आपको एक्स्ट्रा में बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बीज पत्ती को साथी क्या कहते हैं, तो बीज पत्र कहते हैं। इस बात को आप सब लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए आगे तो याद रखेंगे इस बात को भी आप लोग कि बीज पत्र को बीज पत्ती कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अंकुरण की प्रक्रिया के दौरान बीज की पत्तियों के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि बीज पत्ती को बीज पत्र किस प्रकार क्यों कहते हैं, तो यह आप बताएंगे। चलिए उसके बाद अगर कहते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं। साथ ही इसको क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा क्या कहते हैं, तो वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे प्रश्न हैं, तो याद रखेंगे। और एक आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि जो आपका प्रश्न का लेवल यहाँ पे पूछा गया है साथियों, ये थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न पूछा गया है। वह इसलिए पूछा गया ताकि आपको जब क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्ज़ाम में तो आप उसको बेहतर ढंग से हल कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न का रखा गया है रूप। ठीक है, तो आप सभी पेशेंस बनाए रखिएगा, टेंशन मत लीजिए, हम सारा हल करवा रहे हैं आपको। बस आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे और क्लास को पूरा देखिएगा। ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको कि गांवों से यह देखना साधारण है कि महिला अनाज में से भूसी कैसे निकालती है। इस विधि को कहा जाता है
साथ ही इस विधि को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे फटकना कहा जाता है। साथियों आप देखते होंगे गाँव जाते होंगे तो धान फटकाता है, गेहूँ, ये सभी जो है पूरा खेत में बहुत सारे महिलाओं की झुंड रहती है और वहाँ पे फटकाते रहता है, ठीक है, सूप वूप लेकर ऐसे ऐसे फटकाते रहता है। तो ये विधि आप सबको शायद ही पता ही होगा, क्योंकि ये बिहार में कृषि प्रधान राज्य है और यह आप सबको पता होना चाहिए। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि होता है, कहा जाता है, क्या उसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा उसको जो कहा जाता है साथियों वह आपका हो जाएगा परजीवी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को सहचर्य से लाभ होता है दूसरे जीव को हानि होता है, उसको परजीवी कहते हैं। परजीवी दो प्रजातियां के बीच के संबंध होते हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें छोटी प्रजातियां आमतौर पर अपने परपोषी को नुकसान पहुंचाती है। यहीं पर याद रखना होगा आप सभी को कि बड़ी परपोषी जो कि पोषण तत्व से लेती है, ठीक है। ये सारे बातें आप लोग याद रखिएगा। आपसे किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे तो इस बार आप लोग सुपर टेट को क्लियर कर लीजिएगा। सुपर टेट को आप लोग तोड़कर आप लोग बेहतर ढंग से बिहार के शिक्षक, भावी शिक्षक बनेंगे और बिहार को और भी आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं, साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ध्यान देंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां कही जाती है। इस बात को आप सब लोग भूलिएगा बिल्कुल भी मत, ठीक है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा आप सब लोग। अगर बात की जाए आगे तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, कहता है निम्नलिखित में से कौन वन उन्मूलन के परिणाम हैं, साथ ही वन उन्मूलन के परिणाम जो हैं वह कौन है, तो याद रखेंगे भौम जल स्तर में वृद्धि जो है यह क्या है आपका, तो यह आपका वन उन्मूलन का परिणाम है। अगर बात की जाए वन उन्मूलन के बारे में तो यह भी याद रखिएगा आप सब लोग कि वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होता है और वायुमंडलीय में CO2 के स्तर में वृद्धि होता है। इस बात को आप लोग डिटेल में याद रखेंगे। अगर बात की जाए आगे तो ध्यान रखिएगा कि वन उन्मूलन का अर्थ होता है साथियों वनों के क्षेत्र में पेड़ों को जलाना या फिर काटना। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी साथियों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे नहीं देखे थे कि आपका कुट के माध्यम से बताना है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है, ठीक है, वन उन्मूलन का। तो इसको सी को कर लीजिएगा सही। सी में कौन कौन सा है, तो सबसे पहले 1 है, फिर आपका 2 है और आपका 4 है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, जिसको हम बताए थे वही गलत है। उसके लिए हम वेरी आप सभी से हम क्षमा चाहते हैं साथियों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी राइट होता है। बता दिए हैं कि वन उन्मूलन क्या होते हैं ये सभी कुछ, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कहता है साथियों कि वसा ऊतक मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यह आपका हो जाएगा साथियों संयोजी ऊतक है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि वसा ऊतक जो है यह मानव शरीर में पाए जाने वाला संयोजी ऊतक है और संयोजी ऊतक अनेक प्रकार की कोशिकाएं तथा अंतरा कोशिकाओं द्रव्य से मिलकर बनता है। यह भी बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जरा बताया कीजिए। आप लोग कोई भी साथी नहीं बताते हैं कि क्लास कैसा था, अच्छा था, बुरा था, ये सब आप लोग नहीं बताते हैं। इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं मिल पाता है और हमें कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या हम आपको समझाने में सक्षम थे या फिर नहीं थे। तो थोड़ा सा आप लोग क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताया करें, ताकि हमें में मोटिवेशन मिलते रहे, हमें और भी आपके लिए बेहतर कंटेंट, बेहतर क्लास लाने का हमें एनर्जी मिलते रहे, ठीक है साथियों। तो आप लोग ज़रूर से बताया करें ताकि हमें भी उत्साह थोड़ा मिलता रहे और हम आपके लिए और भी बेहतर ढंग से काम को करते रहें। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साथी कैलोरी और जूल जो है यह क्या करता है, तो यह क्या करता है, तो ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है। इस बात को आप सब लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए इसके बारे में तो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ऊष्मा जो है साथियों, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है और इसका SI मात्रक जो होता है यह क्या होता है, तो जूल होता है। इसको आप सब लोग याद रखिएगा।
ठीक है साथियों, अगर बात की जाए आपसे कि 1 कैलोरी के बराबर कितना होता है, तो याद रखेंगे 1 कैलोरी के बराबर साथियों 4.18 जूल होता है। इसको आप सभी लोग लिख लेंगे। अगर 1 जूल आपसे पूछा जाए कि 1 जूल के बराबर कितना कैलोरी होता है, तो यह भी लिख लीजिएगा कि 1 जूल के बराबर 0.24 कैलोरी होता है। और आप सबको बता दें कि हमारे शरीर में जो भोजन का मात्रा मापा जाता है वह किससे मापा जाता है, तो कैलोरी से मापा जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ध्यान देंगे नेक्स्ट प्रश्नों पे, तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा आपका प्लेग। साथ ही जो प्लेग है यह क्या है, तो याद रखिएगा यह विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, प्लेग एक क्या है साथियों, तो जीवाणु है, बैक्टीरिया जनित रोग है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है निम्नलिखित में से किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जुगनू में। आप सबको पता होगा जुगनू क्या होता है, बचपन में सभी लोग इस जुगनू के पीछे पड़े रहते थे, तो आप सभी को पता होगा ये जुगनू होता क्या है। अगर बात की जाए इसके बारे में, तो ध्यान देंगे साथी कि रात्रिचरण प्रणाली की आँखों में टेपिटट लूसिड नामक एक वर्णक पाया जाता है जो कि प्रकाश के फड़कने पर चमकता है। यह बात आप लोग याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं, तो आगे का जो आपका प्रश्न कह रहा है वह ध्यान दीजिएगा। कहता है मानव शरीर के त्वचा की बाह्य परत, ध्यान से सुनेंगे, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका दिया गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एपिडर्मिस। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एपिडर्मिस हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर बात की जाए इसके बारे में, तो थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप सभी कि उपत्वचा, जिसको साथियों कहेंगे उपत्वचा में रक्त वाहिका नहीं पाई जाती है और रोम तथा नाखून जो कि उपत्वचा कोशिकाओं के रूपांतर से बनता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सारे के प्रश्न है, तो याद रखेंगे। अगर बात की जाए आपको यहाँ पे आगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो कि क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिक्रियाओं को तीव्र कर देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह याद रखिएगा कि बर्जिलियन ने 1835 में, लिखिएंगे कहीं पे कि बर्जिलियन ने 1835 में सर्वप्रथम उत्प्रेरक की क्या की थी, तो पुष्टि की थी। इसमें कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसकी उपस्थिति मात्रा से ठीक क्या होता है, तो उत्प्रेरक की उत्प्रेरणा शक्ति बढ़ जाती है और ऐसे पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते हैं। ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक वर्धन कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे अगर बात की जाए, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो है, यह आपका क्या है, तो मोती का प्राथमिक घटक है। इसको याद रखेंगे। अगर बात की जाए इसके बारे में, तो कैल्शियम कार्बोनेट जल में अविलय एवं ठोस होता है और कैल्शियम कार्बोनेट साथियों चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करता है। इसको आप सब लोग ध्यान से याद रखिएगा। आगे बात करें, तो आगे का जो प्रश्न है वह कह रहा है, ध्यान देंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे प्रश्न हैं साथियों। लेवल आप देख सकते हैं कि प्रश्नों का जो लेवल है वह किस प्रकार से है। अगर आप ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे तो ज़्यादा समय नहीं होगा, आप बीपीएससी के लेवल के प्रश्नों को हल करने लगेंगे। साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखना होगा आप सभी को कि मेढक इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेढक एक उभयचर जीव है, इसको याद रखेंगे। और उभयचर जो जीव होता है साथियों, यह जल और थल दोनों में रहने के लिए क्या होते हैं, तो अनुकूल होते हैं। आप सभी को पता होगा कि मेढक क्या है साथियों, तो जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। बात की जाए आगे, तो ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील जंतु कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है आपके समक्ष और इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। साथियों पोटेशियम जो है यह क्या है, तो यह अभिक्रियाशील धातु है। इस बात को आप सब लोग याद रखेंगे। यह भी याद रखिएगा
कि सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सा होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो वह आपका साथियों कौन सा होता है, तो सोना होता है। ठीक है, कौन सा होता है, गोल्ड होता है। याद रखेंगे इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे बात आपको बताया गया है, तो याद रखिएगा। ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो कहता है किसी वस्तु के त्वरण को तब डैश कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और उस समय में नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या फिर घटता रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, वह क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा साथियों एक समान। ठीक है, याद रखेंगे किसी वस्तु के त्वरण को तब एक समान कहा जाता है जब उस वस्तु का सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या फिर घटता रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक समान। याद रखिएगा। बात करें अगर इसके बारे में, तो याद रखिएगा साथियों कि एक समान गति में वेग समय ग्राफ एक सरल होता है और त्वरण वेग में परिवर्तन की दर है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। आगे अगर बात की जाए आपका, तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे प्रश्न हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको याद रखना होगा कि साथियों वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कि वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि वनों के विस्तार का परिणाम होता है और वनों के क्षेत्र में साथियों वृद्धि होने के से क्या होता है, तो CO2 गैस का अवशोषण बढ़ेगा और O2 गैस अधिक मात्रा में मुक्त होगी। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने राज्य में, अपने देश में इस वनों की कटाई पर रोक लगाएंगे और हम सभी एक वृक्ष को लगाएंगे ताकि हमारा पर्यावरण और भी स्वस्थ हो सके। यह सभी आप लोग उद्देश्य को पूर्ति कीजिएगा। आगे अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा साथियों क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। यह कथन जो है यह बिल्कुल क्या है, तो सत्य है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कड़वा है, सत्य है साथियों कि यह आपका क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, यह सत्य है। और यह भी याद रखिएगा कि क्षार स्पर्श करने से पर साबुन जैसा क्या होता है साथियों, तो चिकना लगता है। और यह भी याद रखिएगा आप सब लोग यहाँ पे कि साथियों सभी क्षार आम्लों से क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं और साथियों लवण एवं जल बनाने और अम्ल को भी उदासीन कर देते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए 70 नंबर प्रश्न की, तो यहाँ कहता है साथियों एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या परमाणु की संख्या के बराबर होती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। बात की जाए इसके बारे में, तो यह भी याद रखिएगा कि परमाणु मुख्यतः 3 मूल कणों से होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिकीय होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, तो चक्कर लगाता है। इस बात को आप सब याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि सारा का सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग एक बार ज़रूर से कमेंट कर दिया करें ताकि हम अपने आप में बदलाव कर सके और आपको बेहतर ढंग से फिर से समझा सके। कमेंट जरूर किया करें साथियों, स्किप ना किया करें। ठीक है, अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक बार फीडबैक जरूर देकर ही जाएं, ये आपसे विनती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रतिरोध की एक आई इकाई क्या है। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है। SI यूनिट पूछा जा रहा है प्रतिरोध का। आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रतिरोध का SI यूनिट क्या होता है, तो इसका ओम होता है साथियों। आप सबको यह जानकारी होना चाहिए। अगर बात की जाए अन्य भौतिक राशि के SI मात्रा का, तो यह भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है प्रतिरोध के जगह पे आपसे विद्युत आवेश पूछ दिया जाए या फिर विद्युत ऊर्जा पूछ दिया जाए, तो आप लोग एक बार लिख लीजिएगा। विद्युत आवेश का साथियों क्या होता है, तो कूलम्ब होता है SI यूनिट। ठीक है, विद्युत आवेश का कूलम्ब होता है। विद्युत धारिय का आपका फैराडे होता है और विद्युत ऊर्जा का जूल होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विद्युत विभव का वोल्ट होता है। विद्युत क्षेत्रीय वात्र का न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है।
ठीक है, बल का न्यूटन होता है और ऊष्मा का जूल होता है। ठीक है, ये सभी को आप लोग याद रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट है जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान देंगे, कहता है एक तरल द्वारा गैस में परिवर्तन होने वाली क्रिया को कहा जाता है क्या? तो याद रखेंगे, उसको कहा जाता है आपका वाष्पीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं, इसको याद रखेगा। एक तरल द्वारा गैस में परिवर्तन होने वाली क्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत सारे कारक होते हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो सबसे पहला कारक होता है आपका जल की उपलब्धता, तापमान, आर्द्रता और साथियों आपका हवा की गति, बादलों की अनावरण, ये सभी आदि होते हैं। इसको याद रखिएगा। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखेंगे आप सब लोग कि वह जो हो जाएगा आपका विषमत हो जाएगा। ठीक है, विषमत हो जाएगा। यह क्या? तो याद रखिएगा, यह आपका विषमत जो हो जाएगा साथियों, यह बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। इसको याद रखेंगे। विषमत जो है यह अपने कम क्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो कहता है गति का पहला समीकरण किसके बीच दर्शाता है? किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वेग और समय के बीच। ठीक है, गति का जो पहला समीकरण है वह किसके बीच समय को दर्शाता है, संबंध को दर्शाता है? तो वेग मतलब वेलोसिटी और समय का मतलब टाइम, इसके बीच संबंध को दर्शाता है। याद रखिएगा, गति की समीकरण गैलीलियो ने दिया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गैलीलियो ने इसका प्रतिपादन किया था, तो इसको याद रखिएगा। ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहता है इनमें से किसे न तो बताया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कीजिएगा आप सब लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी हो जाएगा, याद रखेंगे। विश्व में कुल ऊर्जा नियत है वह कितना? ध्यान देंगे, विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है और ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर होते हैं। ठीक है, यह भी याद रखेंगे, जबकि ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है, ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट भी होती है। इसलिए कहते हैं या साथियों कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा, कहता है वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृषणों से जो हार्मोन स्रावित होता है, यह प्रश्न आपको कई बार बताया गया है। इसका हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर डी, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है यह आपका हार्मोन क्या होता है? तो स्रावित होता है। याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे कि साथियों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है यह पुरुष सोचित लैंगिक लक्षणों में परिवर्तन एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है और अंडाशय में से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और लिरेक्सोन हार्मोन्स निकलते हैं। ये सारे बात आप लोग याद रखेंगे। अगर बात की जाए इसके बारे में थोड़ा आप लोग डिटेल में और भी याद रखिएगा कि रिलैक्सिक हार्मोन जो है यह आपका गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से जन्म ले सके। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए आगे तो ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका गर्भनाल। समझेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहेंगे। मानव प्रजनन प्रणाली का गर्भनाल हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। इसको याद रखेगा। और निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक साथियों विकसित युग्मजन को क्या करता है? तो भ्रूण, ठीक है, भ्रूण तथा युग्मजन में होने वाले विभिन्न क्रिमिक परिवर्तनों का भ्रूणिक विकास करता है। भ्रूण के 5वें सप्ताह तक 3 जनित स्तर साथियों याद रखेंगे, 3 जनित स्तर होते हैं जो कि साथियों भ्रूण में 7वें अगर बात की जाए 7वें सप्ताह में 7वें से 9वें सप्ताह में मध्य तक क्या होता है? तो हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन तंत्र बनते हैं। ठीक है, ये बच्चे के बात की जा रही है साथियों, बच्चे के महीना के बारे में कि पहला सप्ताह में क्या होता है, 10वां सप्ताह में क्या होता है, 9वां सप्ताह में क्या होता है।
अगर बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से होने वाली समुद्री जीव है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से होने वाली समुद्री जीव है। और याद रखिएगा इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर डी, स्काई इकाई नोडमेटा। ठीक है, इकाई नोडमेटा जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इकाई नोडमेटा संघ के जीव की त्वचा पर कटिकाएं पाई जाती है और इसी कारण इसका नाम इकाई मेटा रखा गया है। यह नाम कब रखा गया है तो याद रखेंगे 1738 ईस्वी में रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था तो जैकोल क्लिक ने इसका नाम रखा था, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। बात की जाए, ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कहता है बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है। बल की जो परिभाषा है यह आपका न्यूटन का गति का पहला नियम पर परिभाषित किया जा सकता है, यह आप सभी को पता होना चाहिए। अगर बात की जाए कि न्यूटन के बारे में तो यहाँ ध्यान रखिएगा साथियों कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से 3 बातों की जानकारी हमें मिलती है। कौन कौन तो सबसे पहला है शून्य त्वरण, उसके बाद जड़ तत्व और आपका जो तीसरा है बल की परिभाषा, ये तीनों हमें मिलती है। तो पहला आप लोग न्यूटन के पहला गति के नियम को याद रखिएगा। अगर बात की जाए उसके बाद तो न्यूटन का जो गति का नियम है साथियों यह आपका 1687 में क्या हुआ था तो प्रिंसिपल पुस्तक में सर्वप्रथम प्रकाशित की गई थी। यह भी बात आप सभी लोग याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आगे बात की जाए तो कहता है निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है। ठीक है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पीएच मान 0 वाला घोल जो है यह क्या है तो यह आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगर बात की जाए इसके बारे में तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सभी लोग याद रखेंगे कि पीएच मान 7 होने पर घोल ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, बल्कि वह क्या होता है उदासीन होता है। ठीक है, और पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है, यह भी याद रखेंगे। पीएच का मान 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है और वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन H+ का उत्पन्न करते हैं वह अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव का अम्ल करते हैं उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं साथियों अम्ल। अगर बात की जाए नेक्स्ट प्रश्नों पे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हल करते हैं। वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्न में से कौन बिजली के कुचालक है। बिजली के जो कुचालक होते हैं यह आपका हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर डी, केबल क्या हो जाएगा आपका माइका और क्वार्टज, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए इसके बारे में तो थोड़ा सा आप सब लोग ध्यान दीजिएगा कि सभी धातु उष्मा एवं विद्युत के चालक होते हैं और याद रखिएगा कि सीसा की उष्मीय एवं विषुपतीय चालकता सबसे कम होती है। यह भी बात आपसे पूछा जा सकता है सीसा के बारे में। ध्यान देंगे यहाँ पे आप लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है स्वस्तम की उत्तरजीविका साथियों उक्ति के रचयिता कौन थे। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप सबको एक बार फिर से क्लियर कर दें। कहता है स्वस्तम की उत्तरजीविका उक्ति के रचयिता कौन थे, यह आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको हम क्लियर कर देते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका साथी हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बात की जाए इनके बारे में तो थोड़ा सा याद रखिएगा यहाँ पे साथियों कि स्वास्थ्य की उत्तरजीविका उक्ति का रचयिता हर्बर्ट स्पेंसर हैं और योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत को जैव विकास के संदर्भ में डार्विन ने क्या किया था तो प्रकाशित किया था, प्रतिपादित किया था। ठीक है, योग्यतम की इसके बारे में आपको बता दिया गया है। और प्रकृति योग्यतम तथा अनुकूल विषमताओं वाले जीवों को चुनने लेती है तथा अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को नष्ट कर देती है, यह बात आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कहता है किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहते हैं तो याद रखिएगा इसका आपका हो जाएगा नाभिक। ठीक है, नाभिक जो कि न्यूक्लियस होता है साथियों, आप सबको पता होना चाहिए। यह आपका क्या होता है तो नाभिकीय कोशिका ऑर्गन का कोशिका का मास्टर होता है, याद रखिएगा। नाभिक के बारे में अगर बात की जाए तो कोशिका में
द्रव्य की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, कब की थी? तो 1831 ईस्वी में की थी, याद रखिएगा। कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना होती है साथियों, जिसमें नाभिकीय केंद्र पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या फिर गलत है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कथन पे यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी। इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर ए। साथियों कथन ए सही है, लेकिन बी क्या है आपका? गलत है। चलिए देख लेते हैं आपका ऑप्शन जो ए है साथियों, यह क्या कह रहा है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रक्रिया पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है, जो कि यह सही है। लेकिन साथियों वहीं पे आपका बी जो है वह गलत क्या है कि अपवर्तिक तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, जो कि यह बिल्कुल गलत है। इस बात को आप सब लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल याद रखेंगे कि समूह में नीचे जाने पर गैर धातु का क्रियाशील घटती है, लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए धातु की क्रियाशील बढ़ती है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप सब लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। तो 85 आपका प्रश्न है साथियों, उसमें ध्यान दीजिएगा कि कहता है अंश तृप्त यौगिक के दहन में के दौरान डैश देखी जाती है। थोड़ा सा समझेंगे, अंश तृप्त यौगिक के दहन के दौरान क्या देखी जाती है? तो पीली लौ देखी जाती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए इसके बारे में कि पीली लौ में ज्वलन ताप सर्वाधिक होता है और आंशिक दहन का मध्य भाग जो कि पीला होता है, यह ब्रह्मा भाग की अपेक्षा में कम क्या होता है? कम गर्म होता है। यह बात आप सब लोग याद रखिएगा इसके बारे में। अगर चलते हैं आगे तो ध्यान देंगे, यहाँ पे कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा बायो मास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न साथियों, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। और साथियों याद रखिएगा कि परमाणु ऊर्जा नाभिकीय विखंडन या फिर नाभिकीय संगलन प्रक्रिया पर क्या करता है? आधारित होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संकलन पर आधारित होते हैं, यह भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? साथ ही इससे पहले हम आपको यह आंसर बताएं, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके पीडीएफ के लिए या फिर आपसे आपके एग्ज़ाम से जुड़े इम्पोर्टेंट नोट्स के लिए या फिर आपके एग्ज़ाम से जुड़े बातों के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। और साथ ही आप मेरे पर्सनल प्रोफाइल पे भी आप लोग मैसेज कर कर हमसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर कोई भी आपको एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ किसी सिलेबस के टॉपिक से जुड़ा हुआ समस्या हो तो हम 100% आपका हेल्प करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आपको अगर कोई टॉपिक की जानकारी लेना है, कोई टॉपिक पे क्लास चाहिए, तो आप लोग बिल्कुल हमें कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है साथियों, हम लोग काफ़ी दूर पे हैं, इसलिए आप सभी से विनती है कि आप लोग अपने बात को रखा करें, ताकि हमें पता चले कि हमारे फ्रेंड्स को क्या चाहिए क्या नहीं। उसी के अकॉर्डिंग हम आपका मांगों को पूरा करते रहेंगे। इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा? तो इसका साथियों हो जाएगा कोशिका द्रव्य। ठीक है, याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। यह साथियों आपका याद रखना होगा। आगे हम चलते हैं, तो कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा, याद रखेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात की जाए, ध्यान दीजिएगा। क्लास काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि बोलते हैं कि सर और छोटा क्लास बताया कीजिए। अगर और छोटा क्लास हम लेंगे तो यही है कि साथियों आपको बस लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और ए बी करते हुए चल जाएंगे। हम उसको आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अभी यहाँ पे 2-3 ऐसे पॉइंट है जो हम आपको इस बुक से एक्स्ट्रा बता रहे हैं, वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अब आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तांबा और जस्ता का। याद रखिएगा, पीतल जो है यह तांबा और जस्ता का मिलकर मिश्रण धातु है। साथियों इसको याद रखेंगे।
पीतल का सिक्का, घंटी, बर्तन आदि ये सभी बनाए जाते हैं। और तांबा का याद रखिएगा टीन से मिलकर कांसा बनता है जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं। चलिए आगे बात की जाए तो कहता है स्थिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका साथियों यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण की अगर बात की जाए तो इसमें आता है रोल कोस्टर, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है पवन चक्की, पंखे, ये सभी इसका उदाहरण आएंगे। बात की जाए आगे तो कहता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल को। याद रखिएगा कि 26 अप्रैल को साथियों विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर बात की जाए आपसे 20 जून को तो इस दिन क्या मनते हैं तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाए जाते हैं। याद रखिएगा। अगर बात की जाए आपसे साथियों यहाँ पे ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा। कहता है साथियों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षण पदों में वीरता क्रम में सबसे उच्च क्रम में कौन सा पद है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इस क्रम को पूछ रहा है कि इसमें सबसे उच्च पद किसका है। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं यह क्या होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। याद रखिएगा, आपको यह आपसे पूछा जाएगा। अगर बात की जाए इनके बारे में तो याद रखिएगा साथियों कि यहाँ पे कि भारत के वीरता क्रम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्रम 6ठा स्थान आता है और भारत के वीरता क्रम में 9वें क्रम पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आते हैं। यह भी बात याद रखिएगा। अगर बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, थोड़ा क्लियर होने दीजिए। कह रहा है वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रथम भारतीय थे साथियों जिन्होंने क्या हुआ था तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुए थे। याद रखिएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की अगर बात की जाए तो यह विधि सदस्य बनाए गए थे। इनको याद रखिएगा, क्या बनाए गए थे तो विधि सदस्य बनाए गए थे, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि भारतीय परिषद एक्ट जो कि 1909 के द्वारा प्रथम बार एक भारतीय को गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में सदस्य बनाया गया था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले चार राज्य का अवरोही क्रम निम्न में से कौन है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार पूछ रहा है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला 4 राज्य कौन सा है। याद रखिएगा, इसका जो राइट है वो हो जाएगा आपका साथियों केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आपका मणिपुर हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं तो कहता है भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृत भांड काल के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका उत्तर वैदिक काल को क्या कहते हैं तो इसको कहा जाता है साथियों उत्तर वैदिक काल को चित्रित धूसर मृद भांड काल कहा जाता है। याद रखेगा। और बात की जाए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, इसको याद रखिएगा। अगर बात यहाँ पे और भी आपसे किया जाए तो याद रखिएगा कि महाजनपद काल को उत्तर काला उपदार मृद भांड काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको भी आपसे पूछा जा सकता है। और हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को याद रखिएगा साथियों। हड़प्पा सभ्यता को याद रखेंगे कि साथियों इसको ताम्र पाषाण संस्कृति काल में लाल और काला मृद भांड वाला का प्रयोग करने वाला काल कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे हम चलते हैं तो कहता है मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो याद रखेंगे इनका जो मृत्यु हुआ था उन्हीं का 1680 में हुआ था। याद रखेंगे। शिवाजी का जन्म कब हुआ था तो यह भी याद रखिएगा 1627 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका बड़ा पुत्र साथियों संभाजी उत्तराधिकारी के युद्ध में अपने भाई राजा राम को पराजित कर मराठा शासक बने थे। यह बात आप लोग याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं तो कहता है निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी
पर किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखेंगे सरदार सरोवर परियोजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बहुउद्देशीय योजना का निर्माण नर्मदा नदी पर हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है, यह भी आप सभी याद रखेंगे। अगर बात की जाए इसके बारे में थोड़ा और भी तो याद रखिएगा कि बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बड़े बड़े बांध बनाए और अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें अगर बात की जाए तो ऊर्जा आ गया, सिंचाई आ गया, बाढ़ नियंत्रण आ गया, पर्यटन स्थल आ गया, मछली पालन आ गए, घरेलू जल आएंगे, आपूर्ति, ये सभी आएंगे। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होगा कि उसमें एक ही परियोजना में बहुत सारा उद्देश्य छुपा हो, उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा यहाँ पे एक बार और आपको डिटेल में कर दें, शायद आपको समझ में नहीं आएगा। कहता है कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राज्य सूची में आएगा, याद रखिएगा। ही ठीक है, इसको याद रखिएगा कि राज्य सूची में आएगा। अगर आपको बता दें कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ के अंतर उल्लेख की गई है। ये 3 सूचियाँ जो है, पहला सूची है आपका संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। राज्य सूची में राज्य को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, संघ सूची में आपका सिर्फ केंद्र को, संघ को अधिकार दिए जाते हैं। वहीं पे अगर समवर्ती सूची की बात की जाए तो इसमें आपका संघ और राज्य दोनों को अधिकार दिए जाते हैं, दोनों मिलकर कार्य करती है, इसको याद रखेंगे। आगे बात की जाए तो कहता है प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए हैं। याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका साथियों M.A. अयंकर। ठीक है, M.A. अयंकर थे, इसको याद रखेंगे। या प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष हुए थे, इनको याद रखेगा। प्रथम लोकसभा की अवधि जो थी वो 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रही थी और इसका प्रथम सत्र अगर आपसे पूछा जाए तो 13 मई 1952 को हुआ था, यह भी याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं तो कहता है बाबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देश में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा तो फैजी के निर्देश पे, याद रखिएगा। ठीक है, फैजी के निर्देश पे महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अकबर के एक अनुवाद विभाग सृजित किया था साथियों और इस विभाग का प्रमुख फैजी को बनाया गया था, यह भी बात आप सभी लोग याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर निम्न में से किस शहर को कहा जाता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसको कहा जाता है तो कोयम्बटूर जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह कहाँ पे स्थित है तो याद रखेंगे तमिलनाडु के साथियों, यह एक शहर है जो कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए आपका एक और बात याद रखिएगा कि कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, यह भी आप सब याद रखेंगे। आगे अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, कहता है यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक निम्न में से कौन थी। याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, यह जो था यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक जो था यह आपका सन 1770 ईस्वी में क्या किया गया था, कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से शुरू किया गया था, इसको याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बात है जो कि आपको बताया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है साथियों, आंध्र प्रदेश में पड़ता है गोदावरी डेल्टा और यह पूर्व तटीय मैदान में आंध्र प्रदेश राज्य में बढ़ता है। अगर बात की जाए महानदी डेल्टा की तो यह आपका उड़ीसा में है, याद रखिएगा। आगे अगर बात की जाए तो ध्यान देंगे नेक्स्ट आपका प्रश्न कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम जो है यह आपका तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी से हुआ है साथियों, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए इसके बारे में तो यह भी याद रखेंगे कि साथियों तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है तो आप लोग याद रखेंगे इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कहता है
भक्ति भोग विषय विधि और मंडल डैश थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन जो थे वो था, याद रखेंगे। बात की जाए यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा कि गुप्त काल में राज्य कई भक्तियों अर्थात प्रांतों में विभाजित था और प्रत्येक भुक्ति जो थी यह एक एक उपरद के प्रभाव पर रहता था। ठीक है, तो इस बात को आप सब लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो कहता है साथियों, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका, याद रखिएगा, 1892 ईस्वी में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखेंगे। दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1892 में ब्रिटेन के आम चुनाव में लेबर पार्टी के टिकट पर क्या किया था साथियों, तो सेंट्रल के चुनाव को जीता था, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था, तो इसका राइट आंसर है जो आपका क्या हो जाएगा, तो साथियों याद रखेंगे नरसिम्हा समिति हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो नरसिम्हन समिति हो जाएगा, याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रथम नरसिम्हन समिति साथियों 1991 में गठित की गई थी, जिसमें 4 राज्य स्तरीय सदस्य की क्या हुई थी, इसमें बैठक हुई थी। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर बात की जाए इसके बारे में तो आगे हम चलते हैं साथियों। इसमें अगर बात की जाए तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे यह भी याद रखिएगा इस समिति के बारे में साथियों, कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात हुई थी, जिला स्तर पर बात हुई थी, राज्य स्तर पर बात हुई थी और ग्राम स्तर पर बात हुई थी। तो ये सारे के सारे स्तर को आप लोग याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। बात की जाए नेक्स्ट प्रश्नों की, तो कहता है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको साथियों आत्माराम पांडुरंग ने किया था, याद रखेंगे। कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1867 में किया गया था। यह कहाँ किया गया था, तो बम्बई में किया गया था। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की गई थी, यह भी बात आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं। तो कहता है मिस यूनिवर्स का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्न में से कौन है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा सुष्मिता सेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। भारत को मिस यूनिवर्स का पुरस्कार अब तक 3 बार मिल चुका है, यह भी आप सब लोग याद रखेंगे। कब मिला है, तो सबसे पहले सुष्मिता सेन कब मिला है, तो 1994 में मिला है। उसके बाद लारा दत्ता को 2000 ईस्वी में मिला है और हरजान कौर संधू को 2021 में मिला है। तो ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आगे बात की जाए तो आगे का जो आपका प्रश्न है, कहता है अफ्रीका देश साथियों, अफ्रीका देश नामीबिया की राजधानी निम्न में से कौन है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए विंड हॉक है। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए इसके बारे में तो नामीबिया देश की मुद्रा नामीबियाई डॉलर की जाती है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, आपसे डॉलर भी पूछा जा सकता है। बात की जाए अगर आगे तो यहाँ पे आप सभी लोग याद रखिएगा, कहता है सीज फ्राइड रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सीज फ्राइड जो रेखा है या किन देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो याद रखिएगा साथियों जर्मनी और फ्रांस की बीच की रेखा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। और यह भी याद रखेगा कि 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका कनाडा के बीच की रेखा है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा। आगे जो आपका प्रश्न कह रहा है दिल्ली सल्तनत को कि किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने साथियों सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाया था, याद रखेंगे। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी, यह भी बात आपसे पूछा जा सकता है। इल्तुतमिश ने शासन में सहायता देने के लिए 40 गुलाम सरदारों का एक दल बनाया था, जिसे 40 तुर्काल 40 गामी कहा जाता था, याद रखेंगे, या फिर चिहलगामी कहा जाता था। इस 40 दलों का सरदार था साथियों, जो कि इल्तुतमिश को शासन प्रशासन चलाने में उसका मदद करता था। ठीक है, अगर बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा IDBI साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा IDBI जो है यह भारतीय उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसको याद रखेंगे आप सब लोग। इसका कब स्थापना हुआ था, तो 1964 में हुआ था, यह बात आप सब लोग याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 1967 में साथियों 1976 में आपका क्या हुआ था, तो RBI के सहायक
संस्था के रूप में क्या हुआ था, कार्य था, इसको भी याद रखेंगे। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो ये सारे के सारे बात को आप सब लोग याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं तो कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा साथियों 1952 में। ठीक है, 1952 में साथियों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, जो कि अगर पूरी तरह से बात की जाए तो 6 अगस्त 1952 को किया गया था, याद रखिएगा। आगे अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साथियों आप लोग भी अपने आंसर को लगाते चलेंगे और कमेंट में ज़रूर बताते चलिएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। यह एक प्रैक्टिस सेट है, तो हमारा प्रयास है कि हम आपको इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी दें, और आपके पास जो जानकारी है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लगाते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका प्रश्न अगर बात की जाए कि WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, जेनेवा में है। ठीक है, WTO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, और याद रखेंगे इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। यह भी बात आपसे पूछा जा सकता है। WTO को साथियों अब नाम इसका क्या गया है, तो बदल दिया गया है, और अब इसका नाम क्या है, तो गेट कर दिया गया है, याद रखेंगे GATT। ठीक है, जिसका नाम मतलब होता है साथियों जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, फुल फॉर्म इसका होता है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं तो कहता है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो याद रखिएगा इसका जो है आपका लेखक है वो है R वेंकटरमन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे ध्यान दीजिएगा तो कहता है जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणीय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, और इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा पूर्णिया। ठीक है साथियों, पूर्णिया जो है यह आपका क्या है, तो जूट उत्पादन का अग्रणीय जिला है, याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि सोने का रेशा गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर जूट के रेशों के सामानों का निर्माण करने में भारत को निवेश के प्रथम स्थान प्राप्त होता है कहाँ से, तो यही पूर्णिया से होता है, याद रखेंगे। और भारत विश्व में लगभग 35% साथियों याद रखेंगे जूट के सामानों का निर्माण करता है अकेले। बात की जाए अगर बिहार में, तो बिहार में जूट उत्पादन करने वाला जिला और भी है, जिसमें कटिहार भी आता है, आपका किशनगंज आता है साथियों, सहरसा और दरभंगा भी शामिल है। चलिए आगे बात की जाए, कहता है 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, तो याद रखिएगा यह आपका हो जाएगा साथियों क्या, तो बिहार का ही कम है, याद रखेंगे। बहुत ही कम था साथियों, याद रखिएगा। अगर बात की जाए इसके बारे में तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार देश का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य था, जहाँ की अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो 61.8% था। इस बात को याद रखेंगे। वर्तमान में इसका काफ़ी बढ़ भी गया होगा, लेकिन अभी वर्तमान में 2023 में आपका जनगणना का रिपोर्ट आने वाला होगा, तो उसमें आप सभी को पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा आगे की जो प्रश्न कह रहा है आपका कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1922 का अधिवेशन बहुत ही पूछा जाता है बीपीएससी में साथियों। इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका गया में। ठीक है, गया में हुआ था, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन बिहार में हुआ था, जो कि गया जिला में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसमें चित्तरंजन दास की अध्यक्षता की गई थी, यह भी आपसे पूछा जाएगा कि इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, याद रखेंगे। राजकुमार जो शुक्ल थे साथियों वह आपका मुरली भड़हवा के निवासी थे। ठीक है, यह मुरली भड़हवा जो था यह कहाँ पे है साथियों, तो चंपारण में था, याद रखेंगे। चंपारण का एक गांव है, वहाँ के यह निवासी थे राजकुमार शुक्ल। और इनका जन्म कब हुआ था, तो यह भी याद रखेंगे 23 साथियों क्या कब हुआ था, 23 मई 1929 को इनकी क्या हुआ था साथियों, 23 मई 1875 को इनका जन्म हुआ था चंपारण में, और इनकी मृत्यु आपका 1929 में हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा हम आपका मृत्यु के जगह पे जन्म बता दिए थे और जन्म की जगह पे मृत्यु, तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। अब हम सही बताए हैं। आगे बात की जाए तो कहता है महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी था साथियों, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी लोग याद रखेंगे। अलबरूनी की अगर बात की जाए तो 11वीं सदी में भारत आया था, और इसकी पुस्तक की अगर बात की जाए तो किताब उल्क
हिंद है, जिसमें तत्कालिक भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी हमें मिलती है। इस पुस्तक को 11वीं सदी का भारत का दर्पण भी कहा जाता है, तो यह भी आप लोग याद रखेंगे। आगे बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, कहता है INA बचाओ समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान दीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और पंडित नेहरू थे। इसको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान देंगे, आगे कहता है आपका कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक क्या करना है, तो उत्तरदायी सरकार बनाने की है। ठीक है, कब की गई थी, किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, तो याद रखिएगा यह अधिनियम जो था आपका वह अगस्त 1917 में किया गया था। याद रखिएगा यह घोषणा कब की गई थी कि उनकी जो मंशा है, ब्रिटिश सरकार की जो मंशा है, वह उनका मंशा क्या है, तो धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी सरकार बनाने की मंशा है। यह आपका अगस्त 1917 में घोषणा किया गया था। आगे बात करते हैं तो कहता है मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। साथ ही इसको राइट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखेंगे कहाँ है, तो तिब्बत में है। अभी जस्ट हम ऊपर के स्लाइड में इस बात को आपको बताए थे। चलिए आगे बात करते हैं तो कहता है विश्व में सबसे बड़ा गरान वन निम्न में से कौन सा है। याद रखिएगा गरान वन की अगर बात की जाए तो वह आपका हो जाएगा साथियों, कहाँ पे है, तो सुंदरबन। ठीक है, कहाँ पे है, सुंदरबन है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन साथियों राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है और यहाँ बाघ, हिरन, मगरमच्छ प्रणाली पाए जाते हैं, ये सभी पाए जाते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बात है आपके लिए। ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, याद रखेंगे, वह आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी का। ठीक है, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी का हो जाएगा, जिसमें अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से जुड़ती है साथियों, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पश्चिम में भूटान से जुड़ती है, और याद रखेंगे आप सबके अरुणाचल प्रदेश जो कि चीन की सीमा से भी जुड़ती है, इसलिए आपका जो है यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए अन्य, अगर सिक्किम की बात की जाए और पश्चिम बंगाल की, तो यह भी आपका, जिसमें पश्चिम बंगाल साथियों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से जुड़ता है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यह आपका साथियों भूटान, चीन और म्यांमार से जुड़ता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है। याद रखेंगे, संसदीय प्रकार की जो सरकार की विशेषताएं हैं वह आपका क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायी होता है, जो वही होता है संसदीय प्रकार का एक विशेषता होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और संसदीय शासन प्रणाली का आधार सामूहिक उत्तरदायी होता है, यह भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बात की जाए तो ध्यान देंगे यहाँ पे आप लोग कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को जब पराजित किया था वह किस युद्ध में किया था, तो चमदाबर का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था साथियों, याद रखेंगे, इसमें पराजित किया गया था, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएंगे, कहता है शिवाजी की राजधानी कौन सी थी, तो याद रखेंगे शिवाजी की जो राजधानी थी वह आपका था साथियों रायगढ़। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 6 जून 1664 को रायगढ़ में कराया था, यह भी याद रखेंगे, और छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण की थी, यह पूरा बात आप सब लोग याद रखेगा। आगे अगर बात की जाए तो कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्न में से किस देश में है स्थित है, तो याद रखिएगा यह आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्विट्जरलैंड में है, याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और विश्व स्वास्थ्य दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यह भी बात आप सब लोग याद रखेंगे। आगे बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, कहता है ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, असत्य पूछा जा रहा है, सत्य नहीं, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों आपका उपयुक्त कथन क्या है, उपयुक्त सभी कथन जो है यह सत्य है। ठीक है, यह असत्य यहाँ पे कोई भी नहीं है, सबके सब क्या है, सत्य हैं, इसको याद रखेगा। तो थोड़ा सा ग्राम सभा के बारे में इस संदर्भ को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कथन है इसलिए आपको बताया जा रहा है। आगे बात की जाए तो कहता है बैंक दर का आशय है
बैंक दर का जो आशय है वह क्या है, तो याद रखेंगे केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधारिक ब्याज दर, यह आपका क्या है, बैंक दर का आशय है, याद रखिएगा। और बात की जाए तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो याद रखेंगे RBI है, ठीक है साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। चलिए आगे बात की जाए, कहता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल किस साल हुई थी, तो याद रखेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वह हुआ था साथियों 1664 ईस्वी में। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और यह भी याद रखिएगा साथियों कि इसके बारे में कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो यह कहाँ की कंपनी थी, तो फ्रांस का कंपनी था। उस समय फ्रांस के जो सम्राट थे वह कौन थे, तो लुई 14वें थे, जो कि मंत्री कोवल्ट के अनुरोध पर यह संगठन का स्थापना किए थे, ठीक है, इसको याद रखेगा। चलिए आगे बात की जाए तो कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों, याद रखेगा 11.29% है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह भी याद रखेंगे कि भारत के सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जो शहर है वह आपका पटना है, उस समय भी और आज भी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं तो कहता है किसने कहा राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग एक बार फिर से देखेंगे। कहता है किसने कहा है कि राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा अरस्तु का कथन है यह, ठीक है। अरस्तु एक महान व्यक्ति थे साथियों, इनका पढ़ेंगे तो महान इनका योगदान रहा है आपका पॉलिटिकल साइंस में, तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे ढंग से एक बार पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा इनका जीवन परिचय है, इनका योगदान है, ठीक है। इनके बारे में अगर बात की जाए तो साथियों याद रखेंगे अरस्तु यूनानी एक दार्शनिक थे, जिनके गुरु कौन थे, तो प्लेटो थे, ठीक है। और अरस्तु अपने ग्रंथ का नाम क्या था, तो पॉलिटिक्स रखा था, यह भी आप सब लोग याद रखिएगा। आगे अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है साथियों, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। तो याद रखेंगे अमेजॉन वर्षा वन जो है यह क्या है, तो पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में इस जंगल को जाना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आगे जो आपका प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका साथियों क्या, तो एशिया, ठीक है, एशिया में है, याद रखेंगे साथियों, याद रखेंगे कि उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन का प्रमुख वन आपका साल और संवान, बांस और शीशम आदि है, ठीक है, तो इसको भी आप सब लोग याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, आपका यह जीएस का यह लास्ट स्लाइड है साथियों, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है, घूर्णन का जो प्रभाव है वह नहीं है कह रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऋतु परिवर्तन जो है यह आपका राइट आंसर है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की प्रक्रिया को साथियों परिक्रमण कहते हैं, इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। अगर बात की जाए इसके बारे में तो पृथ्वी के परिक्रमण गुण के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे साथियों, ठीक है। और यह भी याद रखिएगा कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, तो घूर्णन या फिर परिभ्रमण कहलाता है, ठीक है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमता है। तो आगे आपका जो प्रश्न आता है कहता है लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है, याद रखेंगे लोएस चट्टान जो है यह आपका परदार चट्टान का उदाहरण है, इसको याद रखेगा। यह भी याद रखेंगे कि 1821 में साथियों राइन नदी घाटी में बने मिट्टी के जमाव के लिए पहली बार लोयल शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह बुक में आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब आता है आपका साथियों कुछ करेंट अफेयर का मुद्दा, उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। समसामयिक घटने का कुछ प्रश्न आपका है जो कि ध्यान दीजिएगा। कहता सियाचिन ग्लेशियर पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है, तो याद रखेंगे इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों आपका कौन, तो शिव चौहान हो जाएंगे, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा, याद रखेंगे साथियों कि कैप्टन शिव चौहान जो कि 2 जनवरी 2023 को गठित
चढ़ाई के बाद सियाचिन ग्लेशियर पर तैनाती में शामिल हुई थी। इनको याद रखा आप सब लोग को रखना होगा। आगे हम बात करते हैं तो कहता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन साथियों DRDO ने 10 जनवरी 2023 को ओडिशा तट के किस बेल स्टीम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। याद रखिएगा आप सभी लोग, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका पृथ्वी द्वितीय की। किसकी? पृथ्वी द्वितीय की गई है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न पे अगर ध्यान दिया जाए तो कहता है कौन सा देश 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन होगा? ध्यान दीजिएगा कौन सा देश 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश होगा? याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा राइट आंसर क्या? तो इसका हो जाएगा साथियों भारत। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि साथियों भारत 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश होगा। इसको याद रखेगा, जो कि जनवरी 2023 में 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के लिए स्पेन थीम चुना गया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बात की जाए अगर आगे तो कहता है एल्बम डिवाइड टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? एल्बम डिवाइड टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड जो है यह आपका ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों रिंकी केज ने जीता है। किसने जीता है? तो रिंकी केज ने जीता है, याद रखिएगा। आगे बात की जाए तो कहता है वर्ष 2021-22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन बन गया है? तो याद रखिएगा यह आपका बन गया साथियों भारत। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भारत बहुत पीछे है, लेकिन कई क्षेत्र में आगे भी है, इसको भी हम सबों को याद रखना होगा। बात की जाए अगर आगे तो ध्यान दीजिएगा, कहता है विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 24 मार्च को मनाया जाता है। इसको याद रखेंगे। बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा, कहता है नेक्स्ट प्रश्न आपका कि शाहजहां, ध्यान दीजिएगा साथियों, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेटर दिग्गज को सम्मानित किया गया है? तो इसको याद रखिएगा आप सब लोग। यह जो होगा आपका साथियों ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिष्ठित स्टेडियम वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टेट कर दिया गया है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा साथियों भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने लिया है। इस बात को आप सब लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए यहाँ पे तो यह भी याद रखेंगे कि वायुसेना अभ्यास कोप जो कि इंडिया 2023 का 6ठा संस्करण आपका है साथियों, और यह पानागढ़ और आगरा स्थित वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे अगर बात की जाए तो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, कहाँ किया जाएगा? तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। यह तिरुवनंतपुरम कहाँ है? तो केरल में है साथियों, यह भी आप लोग याद रखेगा। बात की जाए अगर आगे तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों जीएस का अंतिम यह प्रश्न है, कहता है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री लिखी है किसने? तो याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा सज्जन सिंह यादव के द्वारा यह लिखा गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस पुस्तक का विमोचन किया है, तो यह भी आप सब लोग याद रखिएगा। तो ये होता है साथियों आपका जीएस का पेपर सॉल्व। अब बात करते हैं मैथ और रीजनिंग पे, तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैथ और रीजनिंग पे हम लोग फटाफट चलते हैं, तो यहाँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ चलिए साथियों, यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, तो फटाफट आप लोग अपने आंसर को लगाते चलेंगे। ठीक है, अपने आंसर को जल्दी जल्दी आप लोग लगाते चलिएगा और इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सबसे पहला जो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है साथियों वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सेकंड का आपका साथियों बी हो जाएगा और थर्ड का आपका साथियों सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बात की जाए आगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका हो जाएगा साथियों बी, और क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा आपका डी, क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा आपका सी, क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा आपका सी। बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 9 का जो है आपका वह हो जाएगा, क्वेश्चन 9 का हो जाएगा साथियों आपका बी, क्वेश्चन 10 का हो जाएगा आपका सी,
क्वेश्चन 11 का हो जाएगा आपका ए, 12 का हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 12 का नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा आपका साथियों सी, 13 का हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे 13 का हो जाएगा आपका सी, 14 का हो जाएगा आपका बी, 15 का हो जाएगा ए, 16 का हो जाएगा डी। सबको टिक लगाते चलिएगा और आप लोग इस आंसर को लगाकर, इस आंसर को बनाकर आप टेलीग्राम पे एक ग्रुप हम बना रहे हैं, वहाँ पे आप सभी लोग इसको सेंड कीजिएगा, ठीक है। कैसा आपका आंसर है उसके बाद हम बताएंगे। अगर बात की जाए आगे तो 70 का हो जाएगा आपका बी, 80 का हो जाएगा आपका ए, 19 का हो जाएगा आपका ए, 19 का ए हो जाएगा, 20 का ए हो जाएगा, 13 का आपका, सॉरी साथियों 21 का आपका, 20 का ए हो जाएगा और 21 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, सी हो जाएगा। अगर बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा आपका 22 का आपका सी हो जाएगा साथियों, और 23 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा साथियों, ठीक है। 23 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 24 का आपका ए हो जाएगा, 5 का आपका हो जाएगा डी, और 26 का हो जाएगा आपका बी, 27 का हो जाएगा ए, 27 का ए हो जाएगा, 28 का हो जाएगा आपका बी, 29 का हो जाएगा आपका बी, और 13 का हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे अगर बात की जाए तो आपका बच गया है साथियों, कुछ और प्रश्न बच गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 31 का आपका हो जाएगा साथियों, 31 का हो जाएगा आपका ए, ठीक है। 32 की अगर बात की जाए तो ध्यान देंगे यहाँ पे 32 का हो जाएगा आपका सी, और 33 का हो जाएगा आपका सी, 34 का अगर बात किया जाए तो 34 का आपका हो जाएगा बी, 35 का अगर बात की जाए तो इसका हो जाएगा आपका डी, 36 का अगर बात किया जाए तो इसका हो जाएगा आपका ए, 37 का आपका हो जाएगा सी, 38 का अगर बात किया जाए तो इसका हो जाएगा आपका सी, 38 का सी हो जाएगा, और 39 का साथियों आपका ए हो जाएगा, 40 का सी हो जाएगा, 41 का आपका बी हो जाएगा। बात की जाए 42 की तो 42 का आपका हो जाएगा साथियों सी, 43 का हो जाएगा आपका बी, 44 का हो जाएगा आपका, यहाँ ध्यान देंगे 44 का हो जाएगा आपका डी, 45 का हो जाएगा सी, 46 का हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 46 का हो जाएगा आपका सी, 47 का हो जाएगा आपका बी, 48 का हो जाएगा आपका बी, 49 का हो जाएगा आपका ए, 49 का यहाँ ध्यान दीजिएगा 49 का हो जाएगा आपका ए, और लास्ट आपका 15 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से आपका होता है साथियों यह टेस्ट सीरीज नंबर 7 समाप्त। क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएगा, अगर अच्छा लगा हो तो और भी अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। हम जल्द ही आपको क्लास 9 to 12 का जो भी टीचर बनने वाले हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, और जो साथी इस बार सुपर टेट निकालना चाहते हैं उन सभी को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। आप सभी से विनती है, आपके लिए जितना कुछ बन पाएगा हम बिल्कुल करेंगे। तो आप लोग बस इस चैनल पे बने रहें। तो साथियों टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको PDF वहाँ से मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।